जी, तो इसके पहले सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पढ़ चुके हैं सेमीकंडक्टर डायोड क्या होते हैं, रेक्टिफायर क्या होते हैं। डायोड के क्वेश्चन कर चुके हैं हम, रेक्टिफायर के क्वेश्चन कर चुके हैं हम, सेमीकंडक्टर फिजिक्स का हम पढ़ चुके हैं। तो हमें एक बेसिक आइडिया हो गया है कि जो क्रिस्टल डायोड है क्या होते हैं या जो पीएन जंक्शन डायोड है वो क्या होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर क्या होता है, क्या क्या इसके टाइप होते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो ट्रांजिस्टर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि वीक सिग्नल्स को क्वालिटी सिग्नल्स में एम्पलीफाई करता है। यानी कि यदि उसको इनपुट पर जो उसकी सिग्नल हैं वो वीक आ रहे हैं तो उसको वो क्वालिटी सिग्नल के अंदर क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, एम्पलीफाई कर देता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टर कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा पहले टीवी जो आते थे बड़े आते थे, बड़े मोटे टीवी आते थे। तो वो मोटे या बड़े जो टीवी होते थे उसका कारण था कि उसमें एक ट्यूब यूज़ हुआ करती थी जिसको कहते थे वैक्यूम ट्यूब। जब से ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ, ट्रांजिस्टर का आविष्कार होने के बाद ये जो वैक्यूम ट्यूब का चक्कर है ये ख़त्म हो गया। तो उसके बाद से जो टीवी आने लग गए वो एलईडी आने लग गए, फिर और भी पतले हो गए, एलसीडी एलईडी है ना, तो ऐसे टीवी आने लग गए। तो ट्रांजिस्टर के आविष्कार से एक तरह से ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस वाले जो युग है उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। तो ट्रांजिस्टर क्या है, एक वो डिवाइस है जो कि वीक सिग्नल को क्वालिटी सिग्नल में एम्पलीफाई कर देता है। ठीक है, हमने पढ़ा क्रिस्टल डायोड हमने पढ़े थे। एक पढ़ा था हमने पीएन जंक्शन पढ़ा था, या इसको एनपीवी बना लो। तो यहाँ पर ये कैसे बन रहा था, ये एक सेमीकंडक्टर था, उसके अंदर एक साइड में डोपिंग करा दी पी यानी कि ट्राईवेलेंट की, और एक साइड डोपिंग करा दी किसकी, पेंटावेलेंट की। तो हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड बन गए। तो डायोड का मतलब जिसके दो टर्मिनल निकले हों। ट्रांजिस्टर को कैसे बनाया जाता है, यदि एक क्रिस्टल डायोड के अंदर तीसरे एलिमेंट की डोपिंग करा दी जाए तो कुल मिलाकर दो पीएन जंक्शन बन जाते हैं। तीसरे एलिमेंट की डोपिंग करा दी जाए, मान लो ये है कहानी, है ना। दो पीएन जंक्शन बनने का मतलब है कि कुछ ऐसा बन जाए PNP, या फिर कुछ ऐसा बन जाए, क्या बन जाए, NPN। ऐसे ही कुछ कहानी बन जाए। देखो अब यहाँ पर एक तीसरा एलिमेंट है जो उसकी डोपिंग करा दी तो क्रिस्टल डायोड के अंदर एक तीसरे एलिमेंट की अगर डोपिंग करा दी जाए तो जो डिवाइस बन जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टर कहते हैं। ये PNP हो सकता है या NP हो सकता है। या इसको और तरीके से डिफ़ाइन करना चाहे तो हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जब एक P टाइप को दो N टाइप के बीच में सैंडविच कर दिया जाए। सैंडविच जैसे सैंडविच होता है खाने वाला, उसकी तरह देखो ये ब्रेड, ये बीच में मसाला भरा हुआ है और इसके दोनों साइड ब्रेड लगे हुए हैं। तो एक यहाँ पर हो गया कौन सा, ये हो गया P, ये हो गया N, ये हो गया P। यहाँ पर कौन सा है, NPN। तो मैंने यहाँ लिखा है जब दो पीएन जंक्शन होते हैं, दो पीएन जंक्शन हो गए यहाँ पे, ठीक है, जिनमें से एक में P टाइप को दो N टाइप में, P टाइप को दो N टाइप के बीच, या N टाइप को दो P टाइप के बीच में लगा दिया जाता है। तो इस तरह से जो डिवाइस बनते हैं उसे ट्रांजिस्टर कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर एक डिवाइस है जिसको कि वीक सिग्नल को क्वालिटी सिग्नल्स में एम्पलीफाई करता है। इसके अंदर कुल कितने पीएन जंक्शन होते हैं, दो पीएन जंक्शन होते हैं। कितने जंक्शन होते हैं, दो पीएन जंक्शन होते हैं। ये क्वेश्चन है यहाँ से, दो पीएन जंक्शन होता है। अब एक पीएन जंक्शन में कितनी डिप्लेशन लेयर थी, डिप्लेशन लेयर मतलब अवरोधी परत। तो एक पीएन जंक्शन में डिप्लेशन लेयर थी एक, तो दो पीएन जंक्शन में डिप्लेशन लेयर कितनी होगी, दो होगी। तो एक ट्रांजिस्टर में दो डिप्लेशन लेयर होती है। वापस बता रहा हूँ कैसे होती है। एक पीएन जंक्शन के अंदर डिप्लेशन लेयर कितनी थी, एक। तो यहाँ पर पीएन जंक्शन कितने बन रहे हैं, दो। तो दो डिप्लेशन लेयर के अंदर दो पीएन जंक्शन के अंदर कितनी डिप्लेशन लेयर होगी, दो डिप्लेशन लेयर होगी। यहाँ से तीन टर्मिनल निकलते हैं। तीन टर्मिनल कैसे निकलेंगे, अब यहाँ पर तीन सेमीकंडक्टर बन गए, एक, दो और ये तीन। तो तीनों से एक एक टर्मिनल निकलेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कितने टर्मिनल हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे। हमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि दो पीएन जंक्शन है, तो दो पीएन जंक्शन है तो देखने में सुनने में ऐसा लगता है कि यहाँ पर चार टर्मिनल निकलने चाहिए क्योंकि दो पीएन जंक्शन है तो एक डायोड से दो टर्मिनल निकलने चाहिए। पर जब हम इसका कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन से हमें ये पता लगता है कि एक P दो N के बीच में या एक N दो P के बीच में कॉमन है,
तो कंस्ट्रक्शन से हमें ये पता लग रहा है कि जो कुल टर्मिनल जो निकल रहे हैं वो कितना निकल रहे हैं, 3 टर्मिनल निकल रहे हैं और तीनों सेमीकंडक्टर से टर्मिनल निकल रहे हैं। ये दोनों मिलकर एक डायोड बनाते हैं और ये दोनों मिलकर एक डायोड बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो मेन पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं वो क्या ध्यान रखना है कि जो एक ट्रांजिस्टर है वो 2 पीएन जंक्शन से मिलकर बना होता है। कितने पीएन जंक्शन से? 2 पीएन जंक्शन से मिलकर बना होता है। तो कुल मिलाकर जो टर्मिनल्स हैं वो कितने निकलते हैं? 3 टर्मिनल निकलते हैं। हर एक सेमीकंडक्टर से कितने? एक टर्मिनल निकलता है, जो कि हमने पीछे देखा। 2 डायोड्स होते हैं, 2 पीएन जंक्शन बनते हैं, तो वो 2 डायोड का कॉम्बिनेशन होता है। बीच वाला जो सेक्शन है, जो हमने ये सेक्शन बनाया हुआ है, इस तरह से हमने ये ट्रांजिस्टर बनाया हुआ है। मान लो ये है P, ये है N और ये है P। तो ये बीच वाला जो सेक्शन है ये बहुत पतला होता है, बहुत थिन होता है इन दोनों के कंपैरिजन में। और ये जो बीच वाला सेक्शन है ये जो ट्रांजिस्टर के फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि अगर ये नहीं है तो ट्रांजिस्टर का कोई काम धाम नहीं है, ट्रांजिस्टर कोई भी काम नहीं करेगा। तो 3 ये मेन याद रखने वाली बातें हैं कि ट्रांजिस्टर में 2 पीएन जंक्शन होते हैं, एक ट्रांजिस्टर 2 डायोड का कॉम्बिनेशन होता है, 3 टर्मिनल होते हैं जो कि तीनों सेमीकंडक्टर से निकलते हैं, बीच वाला सेक्शन बहुत पतला होता है और ये ट्रांजिस्टर के फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास 2 तरह के ट्रांजिस्टर बन पा रहे हैं। कौन कौन से बन पा रहे हैं? एक बन रहा है PNP या फिर एक बन रहा है कौन सा? NPN। तो ये 2 टाइप के ट्रांजिस्टर हैं। तो 2 टाइप के ट्रांजिस्टर हो गए, एक हो गया PNP और एक हो गया कौन सा? NPN। तो ये PNP या NPN को कंबाइंडली हम बोलते हैं BJT। क्या बोलते हैं? BJT, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। क्या नाम देते हैं? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, है ना। कई बार आपको ट्रांजिस्टर ना लिखकर क्वेश्चन में बाइपोलर BJT लिख के आ जाएगा। तो BJT का मतलब है या तो PNP की बात हो रही है और या फिर किसकी बात हो रही है? NPN की बात हो रही है। ठीक है, या तो PNP की बात हो रही है या NPN की बात हो रही है। ये पूछ लिया जा सकता है आपसे कि जो BJT ट्रांजिस्टर होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं? तो 2 तरह के होते हैं। तो सामान्यतः ट्रांजिस्टर जो मैंने लिखा है इसी को हम बोलते हैं BJT, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जो 2 तरह का होता है, एक PNP और एक NP। इसके अलावा भी और तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं पर हमें उतना डीप में नहीं जाना है। हमारे एग्ज़ाम के लिए सिर्फ इतनी रिक्वायरमेंट है कि हमें बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए जो हम जान रहे हैं। आगे बात करते हैं। जो ट्रांजिस्टर है उसके मेनली 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? जैसे कि मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊँ एक बार, ये बनाया मैंने डायग्राम। ठीक है, एक ये P, ये N और ये P मैंने बना दिया। तो ये वाला पार्ट है जो सबसे लेफ्ट में है, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं एमीटर। इसको हम क्या बोलते हैं? एमीटर। ये जो बीच वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं बेस और ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं कलेक्टर। ठीक है, हिंदी में एमीटर को हम कहते हैं उत्सर्जक, कलेक्टर को हम कहते हैं संग्राहक और जो बेस है उसको हम कहते हैं आधार। तो ट्रांजिस्टर के मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। एमीटर जो सबसे लेफ्ट में होता है, बीच वाला पार्ट जो होता है उसको बेस कहते हैं और जो सबसे लास्ट में होता है उसको कलेक्टर कहते हैं। अब इनमें हमें क्या क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं? सबसे पहले अगर एमीटर की बात करूँ तो एमीटर का मतलब ही है, हिंदी में नाम है उत्सर्जक। उत्सर्जक का मतलब है कि अगर ये PNP ट्रांजिस्टर है तो P का मतलब है कि जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स वो होल है। तो PNP ट्रांजिस्टर में जो P पार्ट है, जो ये वाली लेफ़्ट वाली साइड है, ये हैवीली डॉप्ड होती है किससे? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से। ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से हैवीली डॉप्ड होती है, हैवीली डोप्ड होती है। इसका मतलब इसमें यदि PNP है तो P यानी कि होल जो है यहाँ पे भरे हुए होते हैं, कंपैरिजन में किसके? इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं होल्स। और अगर NPN है तो होल्स के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से हैवीली डोप्ड होती है जिसकी वजह से करंट का फ्लो होता है जिसके कारण करंट का फ्लो होता है। यहाँ से जो करंट का फ्लो होता है उसको हम कहते हैं एमीटर करंट। ठीक है, ये कौन सी करंट होती है? एमीटर करंट होती है।
एमिटर करंट होती है, इसको हम लिखते हैं आई से। ये जो एमिटर है ये बेस के साथ हमेशा, ये बेस हो गया, बेस के साथ हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग में होता है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। एमिटर हमेशा बेस के साथ किस में होता है, फॉरवर्ड बायसिंग में होता है, फॉरवर्ड बायसिंग में होता है। ये आपको मेन इंपॉर्टेंट बात है याद रखने वाली कि जो एमिटर है वो हमेशा बेस के साथ फॉरवर्ड बायसिंग में होता है। कैसे होता है ये भी एक बार बात कर लेंगे। ट्रांजिस्टर के सिंबल है, पर अभी थोड़ी देर में बात करते हैं उसके ट्रांजिस्टर के सिंबल की, पहले एक बार इसको देख लेते हैं। तो एक तो हमारा हो गया अब तक कौन सा, एमिटर। तो एमिटर में हमें क्या समझ में आया, एमिटर में हमें ये समझ में आता है कि ये मेजॉरिटी चार्ज करियर से हेवीली डोप्ड होता है, यानी कि मेजॉरिटी चार्ज करियर जो होते हैं या तो होल्स या इलेक्ट्रॉन्स। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में होंगे होल, और यदि एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो वहाँ पर होंगे कौन, मेजॉरिटी चार्ज करियर इलेक्ट्रॉन। तो मेजॉरिटी चार्ज करियर से हेवीली डोप्ड होता है, जिसके कारण करंट का फ्लो होता है। करंट का जो फ्लो है एमिटर के कारण, उस करंट को लिखते हैं आई से। एमिटर हमेशा बेस के साथ फॉरवर्ड बायसिंग में होता है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं हम कलेक्टर की। कलेक्टर, तो जो कलेक्टर है, कलेक्टर का नाम है संग्राहक। तो कलेक्टर जितने भी मेजॉरिटी चार्ज करियर्स आ रहे हैं, अगर पीएनपी से आ रहे हैं तो ये किसको कलेक्ट करेगा, होल को, और अगर एनपीएन से आ रहे हैं तो ये किसको कलेक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये क्या काम करता है, ये जितने भी चार्ज करियर्स हैं जो एमिटर से चल के आ रहे हैं उनको कलेक्ट करने का काम करता है। चार्ज करियर्स को कलेक्ट करने का काम करता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि चार्ज करियर्स को कलेक्ट करने का काम कर लेगा, मॉडरेटली डोप्ड होता है। चार्ज करियर्स को कलेक्ट करने का काम करता है। दूसरी चीज़ क्या है, ये हमेशा बेस के साथ रिवर्स बायसिंग में होता है। ये हमेशा बेस के साथ रिवर्स बायसिंग में होता है। रिवर्स बायसिंग में होता है। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है कि बेस के साथ हमेशा किस में होगा, रिवर्स बायसिंग में होगा। एमिटर हमेशा बेस के साथ किस में होगा, फॉरवर्ड बायसिंग में, जबकि जो कलेक्टर है हमेशा बेस के साथ किस में होगा, रिवर्स बायसिंग में होगा। अगर तीनों पार्ट्स की बात की जाए, एमिटर, कलेक्टर और बेस, तो कलेक्टर इसमें सबसे बड़ा होता है, फिर उसके बाद एमिटर होता है, और सबसे छोटा जो होता है बेस होता है। वो अभी लिख लेंगे हम, अभी पहले हम बात कर लेते हैं बेस की। तो बेस सबसे पतला सेक्शन होता है, बेस सबसे पतला सेक्शन होता है, जो कि लाइटली डोप्ड होता है, लाइटली डोप्ड होता है। ठीक है, लाइटली डोप्ड होने का मतलब कि अगर पी एन पी है तो उसमें एन जो होगा वो बेस होगा, यानी कि जो एमिटर से इलेक्ट्रॉन्स, एमिटर से अगर पी एन पी है तो एमिटर से क्या आएंगे, प्रोटॉन, वो होल्स आएंगे। तो होल्स किसके साथ कंबाइन हो जाएंगे, बेस के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो थोड़ा सा जो होल्स हैं वो उनके साथ कंबाइन हो जाएंगे। कितने कंबाइन हो जाते हैं, लगभग 5% जो इलेक्ट्रॉन्स या होल्स आते हैं एमिटर से, वो कंबाइंड हो जाते हैं बेस के इलेक्ट्रॉन या होल के साथ, और बाकी का जो 95% जो करंट है एमिटर है वो पास हो जाता है कहाँ पर, कलेक्टर पे। कलेक्टर पे अब देखो, अगर मैं इनका सर्किट बनाऊँ तो एक बार मैं पीएनपी सर्किट बनाता हूँ। पीएनपी का ये पी, ये एन, ये पी, यहाँ पॉजिटिव फॉरवर्ड बायसिंग, और ये है कौन सी बायसिंग, ये है नेगेटिव रिवर्स बायसिंग। तो ये तो कौन सी बायसिंग हो गई, रिवर्स बायसिंग, और ये कौन सी बायसिंग हो गई, फॉरवर्ड बायसिंग। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो ये
PNP, तो ये हो गया बेस, ये हो गया एमिटर और ये हो गया कलेक्टर। तो कलेक्टर से जो करंट चलेगी, कलेक्टर से जो करंट चलेगी उसको हम कहेंगे एमिटर से जो करंट चलेगी उसको हम कहेंगे IE। तो एमिटर से करंट जो चली, तो अगर वो PNP है तो मेजॉरिटी चार्ज करियर्स है कौन, होल है, और अगर वो NPN है तो मेजॉरिटी चार्ज करियर्स कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो वो पहुंचेंगे कहाँ पर, बेस पर। बेस के जो इलेक्ट्रॉन्स है, अगर PNP है तो बेस के इलेक्ट्रॉन उसके साथ कंबाइंड होंगे, तो लगभग 5% इलेक्ट्रॉन्स उसके साथ कंबाइंड होंगे, जिसकी वजह से एक करंट चलेगी यहाँ पर, जिसको हम कहेंगे बेस करंट। ठीक है, जिसको हम क्या नाम देंगे, बेस करंट। और फिर उसके बाद एक करंट यहाँ से पास होगी, और बाकी की जो करंट है वो किस में चली जाएगी, कलेक्टर में। तो कलेक्टर करंट को हम लिखेंगे किससे, IC से। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन बनता है कि IE जो है वो बराबर होता है IB प्लस IC, है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि हमारे पास जो एमिटर करंट है वो कलेक्टर करंट और बेस करंट का क्या होती है, सम होती है। एमिटर करंट, कलेक्टर करंट और बेस करंट का क्या होती है, सम होती है। एमिटर और बेस हमेशा किस में होते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग में, और कलेक्टर और बेस हमेशा किस में होते हैं, रिवर्स बाइसिंग में। अब बात कर लेते हैं इसके सिंबल की। तो सिंबल की अगर हम बात करें तो अगर मेरे को PNP बनाना है, तो PNP कैसे बनाएंगे, इसको अगर मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे, ठीक है, इस तरह से दिखा रहे हैं, तो PNP, तो अगर मेरा करंट का फ्लो इधर है, देखो यहाँ पर ये हो गया एमीटर, ये बीच में आ गया बेस और ये हो गया कलेक्टर। तो करंट के फ्लो की डायरेक्शन मेरी ये देखो डाउनवर्ड्स है, यूँ है एरो। तो ये कौन सा होगा, ये होगा PNP। ठीक है, ये कौन सा होगा, PNP। और अगर ये सिंबल मैं कुछ ऐसे बना रहा हूँ, ये एरो है जो बाहर की तरफ है और ये आ गया ऐसे और ये बन गया, तो यहाँ पर आ गया एमीटर, ये हो गया बेस और ये हो गया कलेक्टर। तो अगर एरो की डायरेक्शन ये है तो ये बीच वाला पार्ट होगा P, ये वाला पार्ट होगा N और ये होगा कौन सा, N। तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर है। ठीक है, तो PNP ट्रांजिस्टर में क्या होगा, जो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो है वो किधर से होगी, बाहर से अंदर की तरफ, यानी कि P बाहर होगा, N अंदर की तरफ होगा, बीच में होगा। और अगर NPN ट्रांजिस्टर है तो उसमें जो P है वो बीच में आ जाएगा और N बाहर होगा, तो करंट के फ्लो की डायरेक्शन कहाँ से होगी, अंदर से किधर की तरफ, बाहर की तरफ। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या हो गया, ट्रांजिस्टर के सिंबल हो गए। तो ट्रांजिस्टर के मेनली 3 पार्ट होते हैं, एमीटर, कलेक्टर और बेस। एमीटर हैविली डोप्ड होता है मेजॉरिटी चार्ज करियर से। ट्रांजिस्टर के अंदर जो मेजरली करंट फ्लो करती है वो किसकी वजह से करती है, एमीटर की वजह से करती है। बेस बहुत ही लाइटली डोप्ड होता है, जो कि एमीटर और कलेक्टर के साथ मिलकर 2 डायोड बनाता है। एमीटर के साथ ये हमेशा फॉरवर्ड बाइसिंग में होता है और लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, जबकि कलेक्टर के साथ ये हमेशा रिवर्स बाइसिंग में होता है और हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है। एमीटर की वजह से जो करंट का फ्लो, बेस की वजह से जो करंट का फ्लो होता है उसको हम लिखते हैं IB से। एमीटर की वजह से जो करंट का फ्लो होता है उसको हम लिखते हैं IE से। इसी तरह से कलेक्टर जो होता है वो तीनों में सबसे बड़ा पार्ट होता है। कलेक्टर मॉडरेटली डोप्ड होता है, ये कलेक्ट करने का काम करता है एमीटर से आ रहे मेजॉरिटी चार्ज करियर्स को। इसकी वजह से जो करंट होती है उसको हम लिखते हैं IC से। तो एमीटर जो करंट है और कलेक्टर करंट जो है वो लगभग समान ही होते हैं। जो बेस करंट है वो एमीटर करंट का बहुत कम परसेंटेज होती है, यानी कि लगभग 5% के आसपास बेस करंट फ्लो होता है। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है NPN ट्रांजिस्टर बनाया हुआ है। तो NPN ट्रांजिस्टर बनाया हुआ है, यानी कि ये हो गया N, ये हो गया P और ये हो गया N। तो NPN ट्रांजिस्टर है तो ये एमीटर हो गया, ये क्या हो गया, ये बेस हो गया और ये कलेक्टर हो गया। तो एमीटर हैविली डोप्ड होगा किससे, इलेक्ट्रॉन से। बेस पे क्या होंगे, होल्स होंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चल पड़ेंगे किधर की तरफ, होल की तरफ, होल की तरफ चल पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो एमीटर बेस है यहाँ पर कौन सी बाइसिंग होगी, फॉरवर्ड बाइसिंग होगी, है ना। और यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा उसको लिखेंगे हम एमीटर बेस वोल्टेज। तो जो एलेक्ट्रॉन्स हैं ये चल पड़ेंगे किधर की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे। तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जब बेस पर एंटर होंगे, तो बेस पर एंटर होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जब बेस पे होंगे तो होल के साथ क्या कर लेंगे, कॉम्बिनेशन कर लेंगे, कंबाइंड हो जाएंगे। तो होल्स के साथ कॉम्बिनेशन करेंगे तो जब इलेक्ट्रॉन और होल का, इलेक्ट्रॉन एंड होल का जब कॉम्बिनेशन होगा, होल का कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन से
वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनेगा। और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है किधर की तरफ जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएगा और जाएगा, जिसके कारण बेस करंट IB बनेगा, जिसके कारण बेस करंट IB बनेगी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स आए एमिटर से बेस पर, तो क्योंकि बेस बहुत पतला होता है तो लगभग 5% ही इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ कंबाइंड हो पाते हैं, बाकी के सारे पास हो जाते हैं किधर की तरफ, कलेक्टर की तरफ। तो देखो यहाँ पर ये जो दिखाया गया है वाइट कलर से, इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखाया गया है, और जो करंट का फ्लो है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी कि जो करंट फ्लो करेगी वो करेगी ऐसे, यहाँ आ जाएगी IB, और यहाँ पर जो करंट है वो कौन सी करंट होगी, IE करंट होगी। ठीक है, यहाँ करंट आएगी IB, तो करंट का फ्लो होगा ऐसे। कौन से सर्किट में होगा, ये होगा एमीटर बेस सर्किट के अंदर, जो कि किस में होगा, फॉरवर्ड बायसिंग में होगा। इसी तरह से बात करें अब किसकी, जो ये वाला सर्किट है जो कि रिवर्स बायसिंग में है, और ये कौन सा सर्किट बनेगा, ये कलेक्टर बेस सर्किट बनेगा। अब कलेक्टर बेस सर्किट में ये रिवर्स बायसिंग में है, रिवर्स बायसिंग में इसका मतलब जो कलेक्टर जो N टाइप है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गए, इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, जैसा कि पहले जा रहे थे। तो करंट का फ्लो होगा यहाँ पर इस तरह से, तो यहाँ पर जो करंट आएगी वो होगी IC, तो IC करंट जो होगी वो इस तरह से यहाँ पर शो की जाएगी। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि जो IE है वो समेशन है किसका, IB प्लस IC का, है ना। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि एमीटर जो करंट है, एमीटर करंट समेशन होता है बेस करंट का और कलेक्टर करंट का। बेस जो करंट है वो बहुत माइन्यूट सी करंट होती है, और अगर उसको नेग्लिजिबल मान लिया जाए तो IE लगभग बराबर हो जाता है किसके, IC के। तो ये इस तरह से काम करते हैं कौन, NPN, और या फिर PNP के काम कर, PNP जब देखना चाहोगे तो PNP के केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स की जगह कौन फ्लो करेंगे, होल्स फ्लो करेंगे, तो वहाँ से उसको वैसे रिप्लेस कर लोगे। अब जो ट्रांजिस्टर है उसको कनेक्शन के बेस पर 3 तरह से हम डिवाइड करते हैं। एक होता है कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, एक होता है कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर, और एक होता है कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर। तो कॉमन, सबसे पहले बेस कनेक्शन की बात करें तो कॉमन बेस कनेक्शन में जो बेस है वो एमिटर और कलेक्टर के बीच में कॉमन हो जाता है। और यहाँ पर ये जो मैंने डायग्राम दिखाया हुआ है, ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर है NPN। ठीक है, कौन सा है, NPN। कैसे बताया मैंने, देखो एरो जो है वो किधर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, NPN। इसकी जगह अगर PNP होता तो ये एरो किधर की तरफ आता, अंदर की तरफ, उसके अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन सेट हो जाती है। तो ये जो सर्किट है कॉमन बेस का है, यानी कि बेस को कॉमन किया हुआ है किसके बीच में, एमिटर और कलेक्टर के बीच में। तो ये जो सर्किट बन रहा है ये फॉरवर्ड बायस में है, और ये सर्किट कौन सा है, एमिटर बेस सर्किट है। और यहाँ जो वोल्टेज है इसको मैंने लिखा है VEE से, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो VEB। VEB का मतलब एमिटर बेस। यहाँ की जो वोल्टेज है वो VCB है, और इसको किस में बनाया है, रिवर्स बायसिंग में। ये RC का मतलब है ये आउटपुट रेजिस्टेंस है, जिसके अबाउट करंट हमें मिलेगी। तो कॉमन बेस कनेक्शन, हमसे कनेक्शन पूछ लिया जाता है कि कनेक्शन बताइए इसका साहब, ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, पहचानिए, है ना। तो ये आपको देखना है। इसमें यहाँ पर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है, फार्मूला मिलेगा करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर को हम शो करते हैं अल्फ़ा से। तो ये किसके बराबर होगा, आउटपुट करंट यहाँ पर कितनी है, IC, आउटपुट करंट, चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन चेंज इन इनपुट करंट। इनपुट करंट कौन सी है, IE। तो कलेक्टर करंट में चेंज अपॉन एमिटर करंट में चेंज, कब, कांस्टेंट वोल्टेज CB पर, VCB मतलब कलेक्टर बेस वोल्टेज। इसका जो रेशो है उसको हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा। ये किसके लिए, AC के लिए, क्योंकि AC में जो करंट है वो चेंज होती है। यदि DC के लिए बात करें तो DC के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हो, IC अपॉन IE। ये किसके लिए, फॉर DC। अल्फ़ा की जो वैल्यू है 0.9 से और कहाँ तक होती है, 0.99 तक होती है, यानी कि इसकी वैल्यू 1 से हमेशा क्या होती है, कम होती है। ये ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट। और ये फार्मूला जो दोनों लिखे हैं मैंने, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ये जो इनपुट सर्किट है, इनपुट सर्किट जो है जो किस के बीच में है, एमिटर और बेस के बीच में है। तो इनपुट सर्किट पर जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे इनपुट रेजिस्टेंस, और इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है यहाँ पर बहुत कम होता है ना। इनपुट रेजिस्टेंस यहाँ पर कम होता है और उसको लिखते हैं RI से।
ओम्स लॉ से जो रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज अपॉन करंट के बराबर होगा, तो वोल्टेज यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, VEE या VEB, तो ये लिख दिया मैंने VEBE, और इनपुट करंट जो है वो कौन सी हो जाएगी, IE, तो ये हो जाएगा VBE अपॉन IE। इसी तरह से आउटपुट रेजिस्टेंस जो है, आउटपुट रेजिस्टेंस किस किस के बीच में होगा, यहाँ पर वोल्टेज क्या है VCB और करंट कौन सी है IC, तो ये हो जाएगा VCB अपॉन IC। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसका इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम होता है, इसलिए उसकी यूनिट जो ली जाती है वो ओम में ली जाती है। किस में ली जाती है, ओम में। और जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई होता है, क्योंकि वो रिवर्स बाइसिंग में पहले ही है, तो उसका आउटपुट रेजिस्टेंस हाई होता है, तो उसकी यूनिट ली जाती है किलो ओम में। उसकी यूनिट ली जाती है किस में, किलो ओम में। ये मैं बात कर रहा हूँ कॉमन बेस कनेक्शन की, हालांकि ये चीज़ तीनों ही तरह के कनेक्शन में लागू होगी। फिर उसके बाद करते हैं हम बात कॉमन एमिटर की। यहाँ पर ये फार्मूले जो मैंने लिखे हैं ध्यान रखना, ये फार्मूला से ही क्वेश्चन बनेंगे। कॉमन एमिटर कनेक्शन, कॉमन एमिटर कनेक्शन में हमने कॉमन कर दिया एमिटर को किसके साथ, बेस के साथ और कलेक्टर के साथ। तो यहाँ पर जो इनपुट सर्किट बन गया वो कौन सा बन गया, वो बन गया बेस एमिटर सर्किट, और एक बन गया कलेक्टर एमिटर सर्किट। एक बन गया बेस एमिटर सर्किट और एक बन गया कलेक्टर एमिटर सर्किट। ठीक है, तो बेस एमिटर सर्किट में अगर आप देखो तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर हो गया, देखो यहाँ पर ये आ गया P, ये आ गया N और ये आ गया N, तो ये हो गया NPN। यहाँ पर ये प्लस, ये माइनस, यहाँ पर ये माइनस, ये प्लस, तो ये आउटपुट यहाँ पर मिलेगा। ये करंट की इसमें डायरेक्शन हो गई। अब यहाँ पर देखो देखने वाली चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो इनपुट करंट है वो क्या है, बेस करंट है, और जो आउटपुट करंट है वो क्या है, कलेक्टर करंट है। तो यहाँ पर एक हमें, जैसे वहाँ पर कॉमन बेस के केस में हमें एक एम्पलीफिकेशन फैक्टर मिला था जिसको हमने लिखा था अल्फ़ा से, ठीक उसी तरह से यहाँ पर एक एम्पलीफिकेशन फैक्टर मिलेगा हमें, उसको लिखेंगे हम किससे, बीटा से। तो यहाँ पर जो आउटपुट करंट है वो कौन है, IC, और जो इनपुट करंट है वो कौन है, IB, है ना। एमिटर करंट यहाँ पर कांस्टेंट हो गई, तो यहाँ पर बीटा होगा डेल्टा IC, चेंज इन कलेक्टर करंट, और इनपुट करंट क्या होगी, चेंज इन बेस करंट। तो इनपुट कलेक्टर करंट और बेस करंट में जो का परिवर्तन का जो रेशो है उसको हम कहेंगे बीटा, यानी कि बेस करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। नॉर्मली इसकी जो वैल्यू है, नॉर्मली इसकी वैल्यू 20 से 500 तक होती है, 500 तक होती है ना। ये ध्यान रखने वाली बात है, जो बीटा की वैल्यू 20 से 500 तक होती है, पर नॉर्मली इसकी वैल्यू हम 20 लेते हैं। कितनी लेते हैं, 20 लेते हैं। ये किसके लिए, AC के लिए, और अगर DC के लिए लिखना है तो इसको लिख लोगे IC अपॉन IB। DC के लिए लिखना है तो क्या लिख लोगे, IC अपॉन IB। बीटा और अल्फ़ा में एक रिलेशन होता है कि बीटा बराबर होता है अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। हालांकि ये जो फार्मूला निकला है एक डेरिवेशन से निकला है, हमें डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं है कि डेरिवेशन कहाँ से आ रहा है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए। जिस तरह से वहाँ पर इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस थे, इसी तरह से यहाँ पर भी इनपुट आउटपुट रेजिस्टेंस होंगे। इनपुट रेजिस्टेंस जो इनपुट सर्किट का होगा, इनपुट सर्किट कौन सा है यहाँ पर, बेस और एमिटर के बीच में। तो इनपुट करंट कौन सी हो गई, बेस करंट, और वोल्टेज क्या हो गई, VBE या VBB लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इनपुट रेजिस्टेंस। यहाँ पर भी इनपुट रेजिस्टेंस, जो जिस तरह से कॉमन बेस में इनपुट रेजिस्टेंस लो था, वैसे ही यहाँ पर भी जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, लो होगा, लो इनपुट रेजिस्टेंस। और ये भी किस में मेज़र होगा, ओम में मेज़र होगा, है ना, किस में, ओम में। इसी तरह से आउटपुट रेजिस्टेंस, यहाँ पर आउटपुट करंट हो गई कलेक्टर करंट, और जो वोल्टेज हो गया VC, तो ये हो गया डेल्टा VC अपॉन डेल्टा IC। ये किस पर हो गया, कांस्टेंट बेस करंट के ऊपर। यहाँ पर जो ये है ये किसके अंदर होगा, ये भी किलो ओम के अंदर मेज़र होगा, क्योंकि रिवर्स बाइसिंग में है तो सीधी सी बात है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। पर इसकी जो वैल्यू है हाई तो है, पर किससे कम है, कॉमन बेस के कंपैरिजन में ये वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो कॉमन एमिटर में आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो बीटा क्या होता है वो ध्यान रखना है, और बीटा और अल्फ़ा में रिलेशन क्या होता है वो आपको ध्यान रखना है। एक बात और कर लेते हैं, जो कॉमन बेस कनेक्शन है उसका यूज़ जो किया जाता है हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस के लिए किया जाता है। इसके लिए हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस के लिए किया जाता है, जबकि जो कॉमन एमिटर कनेक्शन है उसका जो यूज़ है वो फॉर ऑडियो फ्रिक्वेंसी के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका यूज़ ऑडियो फ्रिक्वेंसी के लिए किया जाता है। फिर लास्ट जो कनेक्शन आता है हमारे पास वो आता है कॉमन कलेक्टर। तो कॉमन कलेक्टर कनेक्शन जो है, कॉमन कलेक्टर कनेक्शन में क्या होगा, कलेक्टर को क्या कर देंगे, कॉमन कर देंगे। कलेक्टर को कॉमन कर देंगे तो यहाँ पर जो सर्किट बन जाएगा वो एक तो बेस और कलेक्टर के बीच में बनेगा, जो होगा इनपुट सर्किट, और एक सर्किट बनेगा किस किस के बीच में,
कलेक्टर और एमिटर के बीच में जो होगा आउटपुट सर्किट। तो ये आउटपुट सर्किट हो गया। तो ये किस किस के बीच में, कलेक्टर किसके बीच में बना है, वो बेस और कलेक्टर के बीच में बना है। ठीक है, ये किस में होगा, फॉरवर्ड बायसिंग में, और ये किस में होगा, रिवर्स बायसिंग में। करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर यहाँ पर होगा गामा, और वो गामा किसके बराबर होगा, डेल्टा आई ई अपॉन आई बी, है ना, डेल्टा आई ई अपॉन आई बी। गामा और अल्फा में क्या रिलेशन होगा, गामा बराबर होगा 1, गामा और अल्फा में क्या रिलेशन होगा, गामा इक्वल्स टू होगा 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। जिस तरह से गामा अल्फा में रिलेशन है, उसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है गामा और बीटा में रिलेशन, तो वो आप आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि बीटा बराबर होता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो इन दोनों को कंबाइन करके आप इनमें रिलेशन निकाल सकते हैं। इनपुट रेजिस्टेंस इसका बहुत हाई होगा, इनपुट रेजिस्टेंस इसका बहुत हाई होगा, ये ध्यान रखना है। वहाँ उन दोनों में इनपुट रेजिस्टेंस बहुत लो था, या बहुत लो तो नहीं था, लो था। यहाँ पर जो इनपुट रेजिस्टेंस है बहुत हाई होगा। बहुत हाई क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो डिवाइड कर रखा है, किससे कर रखा है, बेस करंट से, और बेस करंट की जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। तो जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हाई आ जाएगी। यहाँ पर जो इनपुट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, डेल्टा वी बी सी अपॉन आई बी। तो आई बी जो है उसकी वैल्यू कम होती है, तो इनपुट रेजिस्टेंस क्या आएगा, हाई आएगा। और आउटपुट रेजिस्टेंस के केस में यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, डेल्टा वी सी ई अपॉन जो आउटपुट करंट है, वो आउटपुट करंट क्या होगी यहाँ पर, आई ई। तो आउटपुट करंट एमिटर करंट है, एमिटर करंट बहुत ज़्यादा होती है, एमिटर करंट ज़्यादा होती है, तो आउटपुट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो आउटपुट रेजिस्टेंस यहाँ पर कम होता है और इनपुट रेजिस्टेंस हाई होता है, ये आपको ध्यान रखना है कॉमन कलेक्टर के लिए। तीनों जो ट्रांजिस्टर कनेक्शन है उनमें से सबसे ज़्यादा यूज़ जो किया जाता है, किसका किया जाता है, कॉमन एमिटर कनेक्शन का किया जाता है। तो ये था ट्रांजिस्टर के बारे में, ट्रांजिस्टर की जो थ्योरी थी जो आपको जाननी चाहिए एग्ज़ाम पर्पज़ से। जो RSM SSB लैब टेक्नीशियन का आपका एग्ज़ाम है, उसके पर्पज़ से ये जो थ्योरी हमने पढ़ी है ये मोर देन सफिशेंट है। अगर आप इसको कर लेते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं तो बहुत सफिशेंट रहेगा आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। तो इसके बाद के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ट्रांजिस्टर से। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।